न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। अब के बार मिलके यूं साले नौ मनाएंगे, रंजिशें भुलाकर हम नफरतें मिटाएंगे। 2024 बीत चुका है, हमारी तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। हम यही दुआ करते हैं कि 2025 आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। नया साल एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है और हमेशा आगे बढ़ने का दर्स देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, नाकाम या कामयाब हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चूँकि नया साल है, इसीलिए नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए टारगेट, नए आइडियाज़ के साथ इस नए साल का इस्तकबाल कीजिए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 मुसलमानों की नज़र में कैसा रहा। आज कुछ ऐसे मुद्दे आपको दिखाएंगे जो सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़े रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, मुस्लिम मुक्त सरकार, मस्जिद पर मंदिर का दावा, नेम प्लेट, माइनॉरिटी बजट, जम्मू कश्मीर में उम्र सरकार, गुजारा भत्ता, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, असम असेंबली में नमाज की छुट्टी पर पाबंदी, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो 2024 में छाए रहे। इसके अलावा हम आपको बिल्किस बानो, मुनव्वर राणा और मुख्तार अंसारी के बारे में भी बताएंगे। तो आलमी सतह पर हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार, इब्राहिम रईसी, शेख हसीना और बशर अल असद के बारे में भी बात करेंगे। हिंदुस्तान में ज़्यादातर पर्सनल कानून मजहब की बुनियाद पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक पर्सनल कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीयत पर मबनी है। दीगर मजहबी समाज के कानून हिंदुस्तान संसद के आइन पर मबनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है मुल्क में रहने वाले सभी शहरी, यानी हर मजहब, ज़ात, जिन्स के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी रियासत में सिविल कोड नाफिज होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे जैसे तमाम मौजू में हर शहरी के लिए एक बराबर कानून होगा। उत्तराखंड मुल्क की ऐसी पहली रियासत है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज की गई है। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश किया था और 7 फरवरी को असेंबली से पास किया गया। 13 मार्च को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही यूसीसी नाफिज करने वाली उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई। रियासत में पिछले सभी कानून खत्म हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज्यादा मुखालिफत अक़लियत खासकर मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आइन के आर्टिकल 25 में सभी शहरियों को मजहबी आज़ादी का हक है। इस वजह से शादी और रिवायात से जुड़े मामले में सभी पर एक बराबर कानून थोपना आइन के खिलाफ है। दरअसल शादी ब्याह और जायदाद से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब में शादी, परिवार और जायदाद से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, सकाफत और रवायात की खासी अहमियत है। इन्हीं की बुनियाद पर मजहब या खास समाज के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और जायदाद का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। नरेंद्र मोदी की सदारत वाली मरकजी हुकूमत में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर ब्रेक लग गया। 2024 में लगातार तीसरी बार बनी मोदी हुकूमत में
एक भी मुस्लिम को वजीर नहीं बनाया गया। बीजेपी ने सिर्फ एक मुसलमान को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, जिसे भी हार का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के आखिरी मुस्लिम वजीर मुख्तार अब्बास नकवी थे। आज़ादी के बाद पहली हुकूमत है जिसमें कोई भी मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार पीएम ओहदे का हलफ लेकर तारीख रकम कर दी। मोदी बीजेपी के पहले और मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई। नरेंद्र मोदी के साथ 71 वज़रा ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया, लेकिन हैरत की बात है कि मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। आज़ादी के बाद मरकज की ये ऐसी पहली हुकूमत है जिसकी कैबिनेट में किसी भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। इस तरह नरेंद्र मोदी की सदारत वाली मरकजी हुकूमत में मुस्लिम नुमाइंदगी का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। पीएम मोदी की कैबिनेट के आखिरी मुस्लिम वजीर मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी की हुकूमत बनी और पहले इक़्तिदार में कैबिनेट में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के तौर पर 3 मुस्लिम वजीर बनाए गए थे। नजमा हेपतुल्ला मरकज में कैबिनेट वजीर बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी स्टेट मिनिस्टर थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन 2022 में राज्यसभा का वक्त पूरा होने के बाद नकवी ने वजीर का ओहदा छोड़ दिया था। इसके बाद से मरकजी हुकूमत में किसी भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया जैसा 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम खातून सीआरपीसी के तहत दफा 125 के तहत अपने साबिक शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इसी तरह का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की दफा 125 एक सेकुलर दफा है जो सभी खवातीन पर नाफिज होती है। इसके बाद 1986 में उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी की हुकूमत ने संसद में मुस्लिम खातून तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन के हुकूक को लेकर बड़ा फैसला दिया। 10 जुलाई 2024 को कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया जैसा 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो केस में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम खातून सीआरपीसी की दफा 125 के तहत अपने साबिक शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की दफा 125 एक सेकुलर दफा है जो सभी खवातीन पर नाफिज होती है। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की हुकूमत ने संसद में तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून पास करके इस फैसले को ही पलट दिया था। सीआरपीसी की दफा 125 पे खवातीन, बच्चों और माँ बाप को मिलने वाला गुजारा भत्ता इसकी तजवीज़ दी गई है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये तजवीज़ दफा 144 में की गई है। इस दफा में ये भी तजवीज़ है कि अगर कोई बीवी बिना किसी वजह के शौहर से अलग रहती है या किसी और मर्द के साथ रहती है या फिर आपसी रजामंदी से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीआरपीसी की दफा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम खातून गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अगस्त 2024 में मरकजी हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया और गर्मा गर्म बहस के बाद इसे जगदम्बिका पाल की सदारत में बनी जेपीसी को भेज दिया गया। हुकूमत के मुताबिक प्रपोज्ड कानून का मकसद मस्जिदों के कामकाज में दखल करना नहीं है, जबकि अपोजिशन ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने और आइन पर हमला बताया। उनको हक नहीं मिला है, उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है।
देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। 3 तलाक और आर्टिकल 370 के बाद 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वक्फ को लेकर मरकजी हुकूमत ने एक बड़ी कवायद शुरू करते हुए 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया। इस कवायद के पीछे की हकीकत ये है कि मुल्क में डिफेंस और इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास पूरे मुल्क में 8,65,646 रजिस्टर्ड जायदाद है। इन रजिस्टर्ड जायदाद में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। पार्लियामानी उमूर और माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत ऑपोजिशन पार्टियों ने इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ बताया था। ऑपोजिशन की मुखालिफत के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई तंजीमों, कानून के जानकारों और सरकारी इदारों से राय ली है। इस राय शुमारी के दरमियान जेपीसी की मीटिंग में न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि मीटिंग्स का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कई बार एमपीज के भी आपस में उलझने की खबरें आती रहीं। अभी भी वक्फ बिल पर सियासी घमासान जारी है। जेपीसी की मीटिंग्स तनाज़ुं और बहसों में फंसी है। अब ये बिल 2025 के बजट सेशन में पेश होने की उम्मीद है। 2024 में असम हुकूमत ने रियासत में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया और फिर इसके बदले में असम हुकूमत मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 लेकर आई, जिससे काजी के हुकूक में कटौती होगी। मुसलमानों के निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का हक सरकार के अफसरान के पास होगा। यानी अब मुस्लिम मजहब में होने वाली शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। करीब 90 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1935 के कानून में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। असम हुकूमत ने 22 अगस्त को असेंबली में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया। यानी अब रियासत में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। अब मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जरिए किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई। करीब 90 साल कबल अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1935 के कानून में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। साथ ही पुराने कानून में 21 साल से कम उम्र के मर्द और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के निकाह का रजिस्ट्रेशन होने की गुंजाइश है। इससे पहले जुलाई में कैबिनेट ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को हटाकर लाजमी रजिस्ट्रेशन लॉ को लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। 1935 के कानून के तहत स्पेशल कंडीशन में कम उम्र में निकाह करने की इजाजत दी जाती थी। असम की असेंबली में हर जुमे को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नमाज के लिए 2 घंटे की ब्रेक की रिवायत थी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे खत्म कर दिया। ये ब्रेक आज़ादी से कबल 1937 से असेंबली में मुस्लिम एमएलए को जुमे की नमाज अदा करने के लिए दिया जाता था। असम असेंबली में हर जुम्मे को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नमाज के लिए 2 घंटे की ब्रेक की रवायत को खत्म कर दिया गया। ये ब्रेक मुस्लिम एमएलए को नमाज अदा करने के लिए दिया जाता था। इसकी शुरुआत साल 1937 में हुई थी। इसे मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने शुरू किया था। जब असम असेंबली का कामकाज शुरू हुआ था, इसके तहत मुस्लिम एमएलए को नमाज अदा करने की सहूलत देने के लिए हर जुम्मे को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही 2 घंटे के लिए मुलतवी कर दी जाती थी। लंच के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होती थी। सैयद सादुल्ला बरतानवी दौर में असम के वजीर आजम थे। वो असम यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी के लीडर थे।
मुल्क की आजादी के बाद साल 1946 से 1950 तक वो हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली के रुकन भी रहे। असम हुकूमत का दावा है कि रिसर्च में ये बात सामने आई कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा और दूसरी रियासत की असेंबली या कानून साज असेंबली में नमाज के लिए छुट्टी देने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए असम असेंबली में भी बरतानवी दौर से चले आ रहे उसूल को खत्म करने का फैसला लिया गया। यूपी हुकूमत ने पूरी रियासत में 19 जुलाई 2024 को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का हुक्म दिया था। उस वक्त कावड़ यात्रा चल रही थी। हुकूमत का तर्क था कि कावड़ियों की पाकीज़गी बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। अगले दिन यानी 20 जुलाई को एक NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें यूपी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज देते हुए कैंसिल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं, यानी वेज या फिर नॉन वेज, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी हुकूमत ने एक बार फिर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना जरूरी करने का हुक्म दे दिया। नए हुक्म के मुताबिक खान पान की जगहों पर मालिक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना जरूरी होगा। पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। स्टाफ को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इससे कबल यूपी सरकार ने कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने योगी हुकूमत के इस फैसले पर उबरी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना यानी वेजिटेरियन या नॉनवेज परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। योगी हुकूमत के इस फैसले से हिंदू मुसलमान में खाई मस्जिद बढ़ने का खतरा है, क्योंकि तमाम ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट पर हिंदू मुस्लिम स्टाफ काम करते हैं। ऐसे में उनकी दिहाड़ी या नौकरी पर आंच आएगी और उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर किसी ढाबे का मालिक मुसलमान है तो वो फिर सारे मुस्लिम स्टाफ रखने पर मजबूर होगा। 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया और साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को कहा। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार समाअत हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत हुई और कोर्ट ने फैसला महफूज रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट पर फैसला देते हुए इसकी कानूनी हैसियत बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को गैर कानूनी बताया गया था। – 2004 में मुलायम सरकार ने यूपी में मदरसा एक्ट 2004 नाफिज किया था। इसके खिलाफ पहली बार 2012 में अर्जी दायर हुई। ये अर्जी दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने अर्जी दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 अर्जियां दाखिल की। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने अर्जी दाखिल की। सभी मामलों का नेचर एक था। सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की। कहा था मजहबी तालीम से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी अर्जियों को मर्ज कर दिया। 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मदरसा को गैर आईनी करार दे दिया। इसके साथ ही यूपी हुकूमत को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को कहा गया। कोर्ट ने कहा था कि मुख्तलिफ मजहब के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मजहब की बुनियाद पर उन्हें अलग अलग तरह की तालीम मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो ये सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी होगी। हाई कोर्ट के फैसले को मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।
5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार समाअत हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट बुनियादी तौर पर सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ये मदरसा एक्ट सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी करता है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया और यूपी मदरसा एक्ट की गैर कानूनी हैसियत बरकरार रखी। इस फैसले से यूपी में 17,000 मदरसों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश में 2017 में पहली बार मुल्जिम और कसूरवारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे बुलडोजर एक्शन का ये ट्रेंड मुल्क की अलग अलग रियासतों में शुरू होता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2024 तक पूरे मुल्क में 1900 से ज्यादा बुलडोजर्स की कार्रवाई हुई। इनमें सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में बुलडोजर की करीब 1500 कार्रवाई हुई। यूपी सरकार के मुताबिक ये सभी कार्रवाई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस पर की गई। वहीं अर्जी गुजारों का कहना था कि बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमान मुल्जिम देखकर की गई। 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी और कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं कर सकते कि कसूरवार कौन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में ही 2017 में पहली बार मुल्जिम और कसूरवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 की रैली में बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल भी बना लिया था। उनकी हर रैली में बुलडोजर रखा जाता था और उसे दिखाकर योगी लोगों से अपील करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे बुलडोजर एक्शन का ये ट्रेंड मुल्क के अलग अलग रियासतों में भी शुरू होता चला गया। अप्रैल 2022 से जून 2024 तक एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2024 तक पूरे मुल्क में 1900 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई। दिल्ली, असम, गुजरात, एमपी, यूपी में ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ। फिरका वाराना फसाद के बाद 128 इमारतें ढाई गईं। मुरादाबाद में 22 से 26 जून को 6 घर गिराए गए। जून 2024 में एमपी के मंडलों में 12 घर गिराए गए। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में घर गिराया गया। जून में मुरादाबाद में 6, एमपी के मंडलों में 12 घर गिराए गए। यूपी में पिछले 7 साल में बुलडोजर की करीब 1500 कार्रवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी कहा कि कसूरवार साबित होने के बाद सजा सुनाना अदालत के हाथ में होता है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अवाम को बड़ी राहत मिली है। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि तहरीक अपने उरूज पर थी, तब एक नारा जोरों शोरों से लगाया जा रहा था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। ये कहने का मतलब था कि राम जन्मभूमि तनाजा खत्म होने के बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर भी मंदिर के दावों को आगे बढ़ाया जाएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाया था। मौजूदा वक्त में कम से कम दर्जनों मजहबी मकामात के खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं। इन मामलों में मौजूदा मस्जिदें और दरगाहों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और ये मांग की जा रही है कि इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मुल्क भर में इन दिनों सदियों पुरानी मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाशने की कवायद जारी है। आए दिन किसी न किसी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर लोअर कोर्ट में अर्जी डाली जाती है और कोर्ट भी आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर पास कर देता है, जिसके बाद माहौल कशीदा हो जाता है। यूपी के संबल में 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद का तनाजा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह पर दावे ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। मुल्क में किन किन इबादत गाहों पर हिंदू तंजीमों के जरिए दावा ठोका जा रहा है, इसकी एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू फरीक विश्वेश्वर महादेव मंदिर बता रहे हैं।
मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा किया जा रहा है। संभल में शाही मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी मस्जिद में लोअर कोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को सर्वे के दरमियान हिंसा भड़की थी, जिसमें मुस्लिम समाज के 5 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अजमेर में 800 साल से ज्यादा पुराने गरीब नवाज दरगाह पर हिंदू सेना का दावा है कि ये संकट मोचन का महादेव मंदिर है। दिल्ली के कुतुब मीनार की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है। आगरा में दुनिया के 7 अजूबों में अपनी पहचान रखने वाले ताजमहल को भी हिंदू फरीक ताजो महल बता रहे हैं। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को सनातन विरासत लक्ष्मण टीला बताया जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर हिंदू फरीक का दावा है कि यह अटला देवी मंदिर है। एमपी के धार में वाक़े कमाल मौलाना मस्जिद पर संस्कृत पाठशाला होने का दावा किया जा रहा है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद को भद्रकाली मंदिर बताया जा रहा है, तो गुजरात के पाटन जिले में वाक़े जामा मस्जिद को हिंदू फरीक रुद्र महलय मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। मगरिबी बंगाल के मालदा जिले की मशहूर मदीना मस्जिद पर आदिनाथ मंदिर होने का दावा ठोका जा रहा है। जून 2022 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिदायत दी थी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के हल होने के बाद जरूरी नहीं है कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशा जाए। मोहन भागवत के इस बयान पर कितना अमल हो रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो चेहरे जो 24 में चर्चा में रहे। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। 2024 में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को 11 मुलजिमीन की क़ब्ल अज वक्त रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। 2002 के गुजरात दंगों में ये 11 मुलजिमीन पर बिल्किस बानो का रेप समेत उनके परिवार के 7 लोगों के कत्ल में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि मुलजिमीन को छोड़ने वाला सरकार का फैसला इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। यही नहीं, इस फैसले के लिए कोर्ट ने गुजरात सरकार की जमकर तनकीद भी की। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दरमियान बिल्किस बानो के साथ रेप और उसके परिवार के 7 लोगों के कत्ल के 11 मुलजिम को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पिछले फैसले की जायजा लेने की मांग की थी। दरअसल बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की हामला थी जब गोधरा ट्रेन आगजनी के बाद 2002 के गुजरात दंगों से भागते वक्त उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। हमले के दौरान मारे गए परिवार के 7 लोगों में उसकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले में 2008 में 11 लोगों को कसूरवार ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें गुजरात हुकूमत की छूट पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गुजरात हुकूमत के पास छूट देने का हक नहीं है क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए ही किया जा सकता है जहां मुकदमा चला था। अदालत ने छूट को खारिज कर दिया और कसूरवारों को सरेंडर करने का हुक्म दिया। शेख हसीना जून 1996 से जुलाई 2001 तक और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की दूसरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम किया। बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है जो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट भी थे।
कुल 20 साल से ज्यादा बांग्लादेश की तारीख में सबसे लंबे वक्त तक खिदमत करने वाली वजीर आजम और दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक खिदमत करने वाली खातून सरकार की सरबराह रही। नाम निहात पुरतशद्दुद एहतजाज के एक सिलसिले के बाद 2024 में एक फौजी बगावत के जरिए उनकी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया गया और शेख हसीना को अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पनाह लिए हुए हैं। शेख हसीना 5 अगस्त 2024। शेख हसीना ने जून 1996 से जुलाई 2001 तक और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की 10वीं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम किया। शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट भी थे। कुल 20 साल से ज्यादा के इख्तदार के साथ वो बांग्लादेश की तारीख में सबसे लंबे वक्त तक खिदमत करने वाली पीएम और दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक खिदमत करने वाली पहली खातून सरकार चीफ रही हैं। नाम निहात पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद 2024 में एक फौजी बगावत के जरिए हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद आखिरी बार 2 सूटकेस के साथ शेख हसीना को बांग्लादेश में देखा गया था। इसके बाद वो अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ गई थी और अभी भी वो हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना दिल्ली में एक हाई सिक्योरिटी वाले बंगले में रह रही हैं, जो एक सेफ हाउस के तौर पर जाना जाता है। अपने शौहर, बच्चों और बहन शेख रेहाना को छोड़कर हसीना के पूरे परिवार का 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी तख्ता पलट के दौरान कत्ल कर दिया गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल भी शामिल था। कत्ल के वक्त हसीना, जावेद और रेहाना यूरोप के सफर पर थे। तब हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी से सियासी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश कबूल करने से पहले उन्होंने वेस्टर्न जर्मनी में बांग्लादेशी एम्बेसी के घर में पनाह ली थी। परिवार के जिंदा बच जाने वाले अफराद 6 साल तक दिल्ली में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी। हसीना को ज़ियाउर रहमान की फौजी हुकूमत ने बांग्लादेश में एंट्री करने से रोक दिया। 16 फरवरी 1981 को अवाम लीग की सदर चुने जाने के बाद हसीना 17 मई 1981 को वापस घर बांग्लादेश लौटी और हजारों अवामी लीग हामियों ने उनका इस्तकबाल किया। सीरिया के साबिक प्रेसिडेंट रहे बशर अल असद की 24 साल की सरकार इस्लामिक बागियों के हमले के बाद बदल गई। तख्ता पलट हुए लगभग 23 दिन का वक्त बीत चुका है। बागियों के असर के बाद बशर अल असद को 8 दिसंबर को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। मुल्क छोड़ने के दौरान बशर के प्लेन के क्रैश होने की अफवाह जैसे खबरों में सामने आई। हालांकि अगले दिन साफ हो गया कि बशर अल असद महफूज मुल्क से बाहर निकल चुके हैं। सीरिया में असद परिवार को 50 साल का शासन खत्म हो चुका है और मुल्क को छोड़कर निकलने के बाद अब बशर की पहचान रूसी पनाह गुज़ीर के तौर पर है। सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के इक़्तिदार और 13 साल से चल रहे खाना जंगी का खात्मा हो गया। मुल्क की राजधानी दमिश्क पर अमेरिका के जरिए दहशतगर्द तंजीम करार दी गई HTS यानी हयात अल शाम ने कब्जा कर लिया। बागी गुट के लड़ाकों ने महज 10 दिन में ही दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में बागियों के कब्जे के बाद प्रेसिडेंट बशर अल असद ने मुल्क छोड़कर रूस में तहफ़्फ़ुज़ लिया। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बशर अल असद अपने वालिद हाफिज अल असद की तीसरी औलाद हैं, जो कि सीरिया के फौजी ऑफिसर और बाथ पार्टी के मेंबर थे। बशर अल असद का परिवार 1960 से सीरिया की सियासत में बेहद अहम रोल निभाता आया है। बशर के वालिद हाफिज अल असद 1971 में तख्ता पलटकर सीरिया के प्रेसिडेंट ओहदे पर काबिज हुए थे। हाफिज अल असद ने अपने बड़े बेटे बेसिल को अपना सियासी जानशीन करार दिया। हालांकि सीरिया की इक़्तिदार फिर भी हाफिज के हाथों में ही रही। वहीं 1994 में एक कार एक्सीडेंट में बेसिल की मौत हो गई। बड़े भाई की मौत के बाद बशर जानशीन बनाए गए। सियासत और आर्मी तजुर्बे की कमी के बावजूद बशर अल असद को लंदन से सीरिया बुला लिया गया। उन्हें इक़्तिदार संभालने के लिए मनाया जाने लगा।
इसके बाद उन्हें एक मिलिट्री एकेडमी में बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद उन्हें कर्नल रैंक दी गई। बशर अल असद को सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए बशर के वालिद हाफिज अल असद ने प्लानिंग के जरिए बशर के किरदार को पेश किया। बशर के वालिद हाफिज अल असद की 10 जून सन 2000 में मौत हो गई थी। वालिद की मौत के बाद बशर प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन हाफिज की मौत के वक्त प्रेसिडेंट बनने की उम्र कम से कम 40 साल थी, जिसे बशर के लिए घटाकर 34 साल किया गया। इसके बाद 10 जुलाई 2000 को बशर बिला मुकाबला प्रेसिडेंट चुन लिए गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो बड़े चेहरे जो 2024 में दुनिया से चले गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 14 जनवरी 2024 को हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मुनव्वर राणा मशहूर शायर और अदीब थे। उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी ज़बान में भी लिखते थे। मुनव्वर राणा ने कई अलग अंदाज में अपनी गज़लें शाये की। उनको उर्दू अदब के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2012 में शहीद रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से माटी रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने लगभग 1 साल के बाद अकादमी अवार्ड लौटा दिया। साथ ही बढ़ती इंटॉलरेंस की वजह से कभी भी सरकारी अवार्ड कबूल नहीं करने की कसम खाई थी। दिल का दौरा पड़ने से 14 जनवरी को हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मुनव्वर राणा को क्रॉनिक किडनी बीमारी की परेशानी थी और हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस से गुजरना पड़ता था। मुनव्वर राणा की पैदाइश 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई थी। उर्दू अदब और शायरी में उनका ताउन खासकर उनकी गजलों के लिए बड़े पैमाने पर पहचाना गया। अपनी शायरी में वो अक्सर हिंदी और अवधी अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, जो हिंदुस्तानियों को काफी पसंद आता था। उनकी सबसे मशहूर गजल माँ है, जिसमें गजल के असलूब में माँ की खूबियाँ बयान की गई है। मुनव्वर राणा को साहित्य अकादमी अवार्ड और माटी रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि अदम बर्दाश्त के मुद्दों पर उन्होंने अवार्ड लौटा दिया था। उनके दीगर अवार्ड्स में अमीर खुसरो अवार्ड, मीर तकी मीर अवार्ड, गालिब अवार्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड और सरस्वती समाज अवार्ड शामिल हैं। उनकी तख्लीकात का कई ज़बान में तर्जुमा किया गया है। मुनव्वर राणा की जिंदगी का बेशतर हिस्सा कोलकाता में बीता। उन्होंने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में मुशायरों में मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी बेटी सुमैया समाजवादी पार्टी की मेंबर हैं। 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली लीडर बने मुख्तार अंसारी का यूपी की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया।
2023 में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने वालिद की जान को खतरा होने का खदशा जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में दी गई अर्जी में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि उनकी जान को भारी खतरा है और उन्हें बांदा जेल में मारने की साजिश है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ से 5 बार के एमएलए चुने गए थे। मुख्तार अंसारी के दादा मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद में गांधी जी का साथ देने वाले लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और 1926 से 27 में कांग्रेस के सदर रहे हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। यूपी के बांदा जेल में बंद साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की देर रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 19 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार एमएलए बने थे। 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से एमएलए रहे। गरीबों में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अजीम मुजाहिदे आज़ादी थे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 की जंग लड़ी और शहीद हुए। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के रिश्ते के चाचा है। भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा एमपी है और बेटा अब्बास अंसारी एमएलए और शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में वाक़ई मुख्तार का घर फाटक के नाम से जाना जाता है। ये फाटक गरीबों के लिए किसी अदालत से कम नहीं था। जमीन का झगड़ा हो, पार्टनरशिप का तनाज़ा हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी गरीब की बेटी की शादी पैसों की वजह से नहीं हो पा रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर ना आ रहे हों, कोई सड़क ना बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हों, किसी दफ्तर में किसी का काम ना हो रहा हो, तो लोग फाटक पहुंचते थे और सभी के मामले आसानी से हल हो जाया करते थे। 19 मई 2024 को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी। ईरान के एक एमपी ने दावा किया था कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में पेजर ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया, जिसमें रईसी की जान चली गई। ईरानी एमपी में ऐसे वक्त में दावा किया जब लेबनान में एक साथ 1000 पेजर ब्लास्ट हुए। अगले ही दिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के कम से कम 39 लड़ाके मारे गए और 3000 के आसपास लोग जख्मी हो गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेहद करीबी और एक ईरानी सियासतदान, जिन्होंने 2021 से 2024 में इंतकाल तक ईरान के 8वें प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। 2024 में हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी का इंतकाल हो गया। इब्राहिम रईसी को 2006 के इलेक्शन में पहली बार साउथ खुरासान सूबे के माहिरीन की असेंबली के लिए चुना गया था। वो 2016 से 2019 तक आस्तान कुद्स रजावी एक बुनियाद के सरपरस्त और सदर थे। रईसी ने 2017 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन फोर्सेस के उम्मीदवार के तौर पर प्रेसिडेंट ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंट हसन रूहानी से 57% से 38% से हार गए थे। रईसी ने रूहानी के बाद 63% वोटों के साथ 2021 में दूसरी बार प्रेसिडेंट ओहदे के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। रईसी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमलों की तारीफ करते हुए कहा था कि इन कार्रवाइयों से इजराइल का खात्मा होगा। उन्होंने इजराइल हमास जंग के दौरान गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाइयों की मजम्मत की थी और इजराइल पर इल्जाम लगाया था कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। जनवरी 2024 में उन्होंने
पेशनगोई की थी कि इजराइल हमास जंग का नतीजा इजराइल की तबाही की सूरत में निकलेगा। 19 मई 2024 को रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और कई दीगर अफसरान मारे गए जब रईसी का हेलीकॉप्टर मशरकी अजरबैजान सूबे के उजी गांव के पास गिरकर तबाह हो गया। वजह बनी थी खराब मौसम। लेकिन जिस वक्त रईसी की मौत हुई उस वक्त ईरान और इजराइल में टेंशन चल रही थी। ऐसे में इजरायली साजिश का भी खदशा बताया जा रहा था। रईसी ईरान के दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनकी ओहदे पर रहते हुए मौत हो गई। मोहम्मद अली राइस के बाद जिनकी 1981 में बमबारी में मौत हो गई थी। हमास के चीफ इस्माइल हानिया का 31 जुलाई 2024 को तेहरान में कत्ल कर दिया गया। वो ईरान के नए प्रेसिडेंट के हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने गए थे। तकरीब के बाद हानिया तेहरान की हाई सिक्योरिटी वाले मिलिट्री कैंपस में रुके थे। रात में सोते वक्त उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने इस कत्ल का जिम्मेदार इजराइल को ही ठहराया। इस्माइल हानिया उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने हमास की बुनियाद रखी थी। 2006 में जब हमास ने फिलिस्तीन के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल की थी तो इस्माइल हानिया को पीएम बनाया गया। हालांकि हानिया के पीएम बनने का इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक ने मुखालफत की थी। फिलिस्तीन की फंडिंग रोक दी। कई महीने तक चली कशीदगी के बाद जून 2007 में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया और उसकी सरकार भंग कर दी। उसके बाद से इस्माइल हानिया गजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहे थे। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने मई में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात के प्रोग्राम में स्पीच देते हुए कहा था कि जब तक हम अपनी जमीन को दुश्मनों से आजाद नहीं करवा लेते तब तक यहाँ जंग जारी रहेगी। इस बयान के करीब 40 दिन के बाद 31 जुलाई 2024 को रात करीब 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में एक इमारत पर गाइडेड मिसाइल से हमला होता है। इस हमले में 2 लोगों की मौत होती है। सुबह होने से पहले ईरान और फिर पूरी दुनिया में ये खबर सनसनी की तरह फैल जाती है कि हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। ईरान में हमला हानिया के ठिकाने पर हुआ था। हानिया एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान की हलफबर्दारी तकरीब में शामिल होने गए थे। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम इजराइल पर लगाया गया। नेतन्याहू का टारगेट हमास पर जीत दर्ज कर मुल्क के इख्तिदार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है। ऐसे में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हानिया के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल में नेतन्याहू पर लगातार बंधकों की रिहाई को लेकर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो चुका है। आलमी अदालत और यूएनएससी भी लगातार इजराइल पर दबाव बनाते जा रहे हैं, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज भी गाजा पर इजराइल का हमला जारी है। 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दही में बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हसन नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे, जो लेबनान की मजबूत सियासी और मिलिट्री ताकत मानी जाती है। हसन नसरुल्लाह को न सिर्फ लेबनान बल्कि मगरबी एशिया के बासर लोगों में से एक माना जाता था। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की मिलिट्री ताकत और सियासी असर को बढ़ावा दिया था। लेबनान में 2018 में लोकसभा चुनाव में हिजबुल्लाह ने दमदार जीत दर्ज की थी। इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। आईडीएफ ने जुमे की शाम बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जिसके बाद आईडीएफ ने दावा किया कि हसन नसरुल्लाह हमले के वक्त यही मौजूद थे। करीब 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह 1992 से ईरानी हामी तंजीम हिजबुल्लाह के चीफ थे। जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल के थे। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इजराइल ने 2 महीने के अंदर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर लीडर नहीं बचा है। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था।
5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर 2024 को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इस हमले में 569 लोगों की मौत हुई थी। गजा में इजरायली आर्मी के हमले में हमास के लीडर याह्या सिनवार की मौत हो गई। इजरायल ने याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड करार दिया था। 61 साल के याह्या सिनवार को लोग अबू इब्राहिम के नाम से जानते थे। उनकी पैदाइश गाजा पट्टी के साउथ इलाके में वाक़ खान यूनिस के रिलीफ कैंप में हुई थी। याह्या सिनवार गाजा में हमास की सियासी यूनिट के लीडर थे और इजरायल के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक थे। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार शामिल थे। 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद सिनवार ही हमास के नए चीफ बने थे। 16 अक्टूबर को इजराइल की आर्मी रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 हमास लड़ाकों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई। तीनों को मार दिया गया, जिसमें याह्या सिनवार भी शामिल थे। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी तस्दीक 1 अगस्त को हुई थी। याह्या सिनवार गाजा में हमास के लीडर थे। वो इजराइल के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक थे। 61 साल के याह्या सिनवार को लोग अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते थे। बीबीसी के मुताबिक याह्या सिनवार को पहली बार इजराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। याह्या पर इस्लामी सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम था। 1985 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। लगभग इसी दौरान याह्या सिनवार ने हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया था। 1987 में हमास के क़याम के 2 साल बाद याह्या ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सलामती तंजीम अल मज़द की बुनियाद रखी। तब सिनवार महज 25 साल के थे। सलाम टीवी की खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सलाम टीवी।